आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। अगर आपने अभी तक इंस्पायरो इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको हमेशा नई जानकारी देखने को मिलेगी। अभी चुनाव खत्म हुए हैं, यानी मतदान पूरा हुआ है और उसके बाद में जो गर्मी थी, मतदान से पहले की जो गर्मी थी वो करीब शांत हो चुकी है। लेकिन लोगों की धड़कनें बढ़ चुकी है, नेताओं की धड़कनें चल रही है, जो लोग हैं उनकी भी धड़कनें चल रही है और ये सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर 3 दिसंबर को रिजल्ट क्या आने वाला है। सभी सोच में लगे, अपनी अपनी गणित लगा रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, यही प्रश्न सभी के दिल दिमाग पे अभी घूम रहा है। और ऐसे में मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूं जो पिछले काफ़ी सालों से बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं, चाहे वो चुनाव को लेकर हो, चाहे किसी और चीज़ का लेकर हो, लेकिन उसमें वो पूरा डीपली जाकर एक अपना विश्लेषण निकालते हैं। और मैंने देखा है कि पिछले कई सालों से इनके जो विश्लेषण हैं वो सटीक गए हैं, इसलिए कि इस पे ये काफ़ी मेहनत करते हैं। और इनका नाम है लाल कुमार चुग। पेशे से व्यवसायी हैं और ये एक इनका शौक है। राजस्थान की पहली विधानसभा के जो चुनाव हुए थे तब से लेके अब तक के इनके पास रिकॉर्ड हैं और इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर ये तय करते हैं कि किसकी हार होने वाली है या किसकी जीत होने वाली है। हालांकि ये सब आपके ऊपर निर्भर है, यानी जनता के ऊपर निर्भर है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। हम लोग सिर्फ आपको विश्लेषण दिखा रहे हैं। हो सकता है वो इससे अलग हो, लेकिन 3 दिसंबर को जो आएगा वही सही होगा। जो विश्लेषण है वो लगभग सटीक बैठेगा, ऐसी मेरा विश्वास है। चुग साहब नमस्कार। काफ़ी आपके बारे में सुना है, विश्लेषण काफ़ी अच्छा आप कर लेते हैं। क्या विश्लेषण जब आप करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप शामिल करते हैं और क्या क्या सोच के आप उसको उन आंकड़ों को उसमें लेते हैं? देखिए कि इसके अंदर मैं तो सबसे पहले पिछले रिजल्ट्स को देखता हूँ कि इन 3 साल के अंदर क्या रिजल्ट्स आते हैं। फिर मैं पोलिंग परसेंटेज को देखता हूँ कि पोलिंग परसेंटेज कितना बड़ा है। उसके बावजूद मैं फील्ड के अंदर मेरे कुछ व्यक्ति हैं, उनसे भी सारी चीज़ें लेता हूँ और उसके बाद जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कितने इफ़ेक्टिव हैं उस पर भी मैं एक नज़र ज़रूर रखता हूँ और उसी बेसिस पर मैं अपना एक विश्लेषण निकालता हूँ। यही मेरी एक हॉबी है और इस हॉबी को मैं आगे तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर समाहित करते हैं, एक डीप स्टडी आप इसके अंदर करते हैं और हर चीज़ को शामिल करने की कोशिश करते हैं। विश्लेषण की जो राजस्थान के जो अभी विधानसभा चुनाव जो मतदान अभी 25 नवंबर को संपन्न हुआ, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और लोग घरों से इस बार निकले हैं। चाहे इसकी वजह ये हो कि प्रशासन ने, NGO ने और दूसरी संस्थाओं ने भी इस बार काफ़ी सारा जोर लगाया है। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। तो ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो हर बार ये माना जाता है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो वो सरकार विरोधी लहर होती है जिसके कारण बढ़ता है। आपका क्या आंकलन है, आपका क्या विश्लेषण है कि ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, क्यों बढ़ा है और ये किसके फेवर में जा सकता है? देखिए कि मतदान प्रतिशत करीबन 8 से 9% बढ़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो ये है कि करीबन 70 से 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण ये एक पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। और इस बार क्या है कि दोनों पार्टियां हैं। एक पार्टी रिवाज को बदलना चाहती है और एक पार्टी रिवाज को कायम करना चाहती है। तो दोनों की ताकत, दोनों सत्ता में आना चाहती हैं। प्लस उसके बावजूद
कुछ ऐसे दल हैं जो पिछली बार ये देख चुके हैं कि कहीं न कहीं जब इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो उनका महत्व बढ़ता है, तो उन्होंने भी अपनी एक ताकत लगाई है। और बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने भी अपनी एक ताकत लगाई। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो ये बढ़ा हुआ जो मतदान प्रतिशत है, वो कहीं न कहीं ये बता रहा है कि इस बार जो लड़ाई है, वो त्रिकोणीय मुकाबले पे बहुत ज़्यादा है, इसी कारण वो प्रतिशत बढ़ा है। हाँ, हुँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार इतने त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ज़्यादा सीटों पर है और दूसरा बागी भी बहुत ज़्यादा संख्या में मैदान में रह गए हैं। तो ये दोनों मिला के और बाकी जो अन्य उम्मीदवार जो ताकतवर उतरे हैं, उन सबका जो जोर लगी है, इसके कारण से ये मतदान प्रतिशत बढ़ा है। ये मतदान प्रतिशत इसलिए बड़ा है, एक तो क्या है कि दोनों पार्टियां चाहती है कि हम सत्ता में आए, और दूसरा यह है कि अन्य दल अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि कभी हंग असेंबली होती है तो हमारा महत्व बढ़ेगा। तो तीसरी चीज यह है कि बागी जो पहले लड़ा करते थे, उस समय क्या कि कांग्रेस के कुछ बागी थे जो चुनाव जीत जाते थे, मगर इस बार भाजपा के बागी ऐसे हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, इस कारण यह पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। हाँ, और कुछ महीने में अपन ये भी कह सकते हैं कि जिला प्रशासन और अधिकारियों ने, एनजीओ ने, इन्होंने भी अपने एफर्ट किए हैं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, तो कुछ कुछ स्तर पे उनकी भी मदद हो सकती है। देखिए, ऐसी चीजें पहले भी होती हैं, हर बार जो भी है वो उस चीज को प्रशासन उस वोट को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें करता है, ये एक कॉमन चीज है। और मगर ये जो सारी चीज होती है, वो सारी चीज डिपेंड करती है कि किस तरह का मुकाबला है, वो ज्यादा महत्व रखती है। तो जैसा चोक साहब आपने बताया कि वोटिंग प्रतिशत जो है कई कारणों से बढ़ा है, लेकिन माना यह जाता है कि जब विरोधी लहर होती है तब ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार विरोधी कुछ लहर थी? क्या ये जो वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है, ये क्या परिणाम देने वाला है? क्या अपन इसका आंकलन कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भी पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो वहाँ आप देखें तो ये पोलिंग परसेंटेज या तो सरकार विरोधी लहर में बढ़ा है, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जैसे 2008 के मुकाबले 2013 में पोलिंग परसेंटेज बढ़ा था, मगर बीजेपी यहाँ पर बहुत सारी सीटें ले गई, मतलब कि 162 सीटों पर चली गई, तो वो सरकार विरोधी लहर थी। मगर इस बार वह सरकार विरोधी लहर नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ये जो प्रतिशत बढ़ा है, वो ये कहीं न कहीं ये साबित कर रहा है कि अब जो एक दल को बहुत सारी सीटें मिला करती थी, वो अब नहीं मिलेगी। किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है, मगर संख्या बढ़ी हुई नहीं होगी। वो 110, 115 के बीच में ही रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि हंग असेंबली आ सकती है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, उसके आसपास ये सीटें भी हो सकती हैं। इस तरह का मुकाबला दिख रहा है पोलिंग परसेंटेज में, मतलब एक तरफा बिल्कुल नज़र नहीं आता है कि कोई जैसे भाजपा है वो 150 सीटें ले जाए, वो नहीं है। कांग्रेस 140 सीटें ले जाए, वो नहीं है। जो फाइट है बिल्कुल इक्वल फाइट है, बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ नज़र नहीं आता है। मगर यहाँ पर अगर ये पोलिंग परसेंटेज को देखें और सारे बागियों को देखें, अन्य दलों को देखें जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वहाँ कहीं न कहीं ऐसा एहसास होता है कि कहीं न कहीं भाजपा स्पष्ट बहुमत की तरफ जा रही है। पहली चीज़ तो ये आती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर हंग असेंबली रहती है, उसमें भी भाजपा आगे रहती है। ठीक है ना? भले ही उसको 80 सीटें मिले, 90 सीटें मिले, मगर उसका जो आंकड़ा है, वो कांग्रेस से ज़्यादा होगा। ठीक है? और दोनों ही साइड में अगर आप देखें,
तो स्पष्ट बहुमत की ओर भाजपा जा रहा है, और हंग असेंबली आती है तो भी भाजपा का फिगर आगे जा रहा है। भाजपा भली कांग्रेस से एक सीट अधिक लाए तो भी वो एक बड़ा दल हो जाता है, उसको इनवाइट किया जाता है। फिर बाद की गणित तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से गणित होती है, किस तरह से सरकार बनती है, वो एक महत्व रखता है। अच्छा, चुग साहब आपने बहुत अच्छी ये बातें बताई कि अगर सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा लाभ इसके अंदर मिल सकता है। लेकिन आप कई सालों से जो एनालिसिस कर रहे हैं, सरकार 5 साल बाद में बदल जाती है, रिवाज बदल जाता है, लेकिन सरकार परंपरा कायम रखना चाहती है इस बार। तो ये क्या वजह होती है जिसके कारण बार बार जो है राजस्थान में 5 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार, इस तरह लगातार ये होता जा रहा है। और इस बार इसीलिए इस बात पे कांग्रेस जोर दे रही है कि सरकार रिपीट होगी। देखिए कि हर 5 साल में सरकार बदल रही है, ये 98 से हो रहा है, करीबन 20 साल हो गए हैं। मगर सरकारें क्यों बदल रही हैं? देखिए कि उसके पीछे 98 के अंदर अशोक गहलोत जब सीएम थे, उस समय भी उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं दी, मगर 2003 के अंदर वो अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाए। ठीक है, 2003 में वसुंधरा राजे, जिन्होंने अच्छी योजनाएं दी और ऐसा लग रहा था कि वो वापस रिपीट होंगी, मगर वो रिपीट नहीं हो पाई। 2008 के अंदर जब अशोक गहलोत थे, उन्होंने भी अच्छी योजना दी, गुड गवर्नेंस दिया, सारी चीज की, मगर 2013 के अंदर उनकी सबसे बुरी हार हुई। और 13 के बाद में जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, उसके बावजूद भी आप देखें तो सरकार बदली। ठीक है ना? तो ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं कि ये सरकारें अच्छा काम करती हैं, उसके बावजूद भी बदल जाती हैं। यही सब लोग जानना चाहते हैं। हाँ, तो उसके पीछे मैंने अपनी जो स्टडी की, उसमें उन विधानसभाओं को देखा मैंने जो 20 साल से उसी ट्रेंड पर चल रही हैं। वहां पर बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता है। 4-5 सीटों का कुछ बदलाव हो सकता है, मगर बहुत 3 तरह के मैंने इसके अंदर एनालिसिस निकाले थे। एक तो वो सीटें देखी मैंने, करीबन 57 सीटें थी, जिसके अंदर एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है। जो कांग्रेस 2008 में विधानसभा चुनाव जीती थी, वो 2013 में हारी और 2018 में वापस रिपीट। मतलब पिछली 4 विधानसभाओं से ये क्रम चल रहा है? ये बिल्कुल ऐसा कैसा उससे क्रम? पहले से ही चल रहा है? नहीं, अभी आप 2018 के आंकड़े उठा के देख लीजिए। कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी और उसमें से 52 सीट्स इसी 57 सीटों में से जीती। अच्छा। ठीक है, ये एक ट्रेंड 2008 में भी दिखा, बिल्कुल सेम ट्रेंड। मतलब उसने जो 97 सीट्स 2008 में जीती थी, वही की वो 50 सीटें वो वहां से जीती है। ठीक है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी जो चीज है कि पिछली बार 57 सीटों पर में से करीबन 52 सीटों पर जो कांग्रेस चुनाव जीती है, इस बार बारी भाजपा की है। मगर यहाँ पर अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि बहुत सारी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और यहाँ अगर आप अभी जो प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं, उसके आंकड़ों को अगर देखें तो कांग्रेस ने सिर्फ 12 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मतलब कि उन्होंने चेंज किए हैं प्रत्याशी, 57 सीटों में से, जबकि 45 वो जो 57 सीटें जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी जीत रही है। हाँ, तो उसमें से 12 तो चेंज किए उन्होंने और 45 सीटों पर रिपीट किया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर उन्हीं विधायकों को वापस लाने की कोशिश की है, मगर कांग्रेस यहाँ पर एक गलती कर गई कि इनको कम से कम 60% लोगों के को चेंज करना चाहिए, मगर वो चेंज नहीं कर पाई।
45 सीटों पर उन्होंने रिपीट कर दिया। हाँ, क्योंकि लोगों का रुझान वहाँ ये है कि वो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी हाँ का चयन करते हाँ हैं। तो यहाँ सीटें बदलने, प्रत्याशी बदलने की जरूरत थी। जी। मगर इधर आप भाजपा को देखिए, इन 57 सीटों पर तो 30 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी बदले हैं। अच्छा, ठीक है ना, जी। सिर्फ 27 सीटों पर ही रिपीट किए हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट बीजेपी को मिल इसका सकता है। बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता है अगर इन सीटों में से 57 सीटों में से 35 सीटें भी अगर बीजेपी यहाँ से गेन करती है तो एक 35 सीटों का लॉस कांग्रेस को होता है, वो स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ नहीं सकती। पहला ट्रेंड तो यह है। दूसरा ट्रेंड मैंने ये देखा, मैंने ऐसी 36 सीटें देखी कि जहां पर बीजेपी 2 बार लगातार चुनाव जीतती है। कितनी सीटें? 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी 2 बार कंटिन्यूस चुनाव जीतती है। मतलब कि आप समझिए कि 2013 में भी वो चुनाव जीती है, 2018 में भी जीती है। ऐसे ही बीजेपी 2018 में जीती थी, 8 में जीती थी और 13 में जीती थी, मगर वो 2018 में चुनाव हारी है। ठीक है ना, ऐसी 36 सीटें हैं और 2018 के अंदर करीबन 32 सीटें कांग्रेस यहाँ से विजय हुई है। मतलब कि आप देख लीजिए कि 52 सीटें और 32 सीटें, 100 सीटें उसने गेन की है। मतलब करीबन 88 सीट्स तो इन दो ट्रेंड के हिसाब से जीते। अब ऐसी सीटें 36 हैं कांग्रेस के पास में और वो गेन कर सकती हैं। मगर यहाँ आप हकीकत को देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस ने 22 सीटों पर रिपीट किए, चेंज किए हैं और 14 सीटों पर रिपीट किए हैं। जैसे आप 2 बार से कंटिन्यूस चुनाव जो जीत रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा सीटें जो है ना इस तरह की जहां रिपीट की गई हैं, वो उदयपुर रीजन की ज्यादा हैं। अच्छा, जैसे गोगुंदा के अंदर कांग्रेस का प्रत्याशी लगातार 2 बार चुनाव हार रहा है। ठीक है, उदयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी 2 बार कंटिन्यूस हार रहा है। एक उन्हीं को टिकट दिया वो। मावली से वही हार रहा है, बड़ी सादड़ी से वही आ रहा है। ऐसी करीबन 13 सीटें हैं उदयपुर रीजन के अंदर। अच्छा, केवल उदयपुर रीजन में ही 13 सीटें हैं जहां कांग्रेस 2 बार कंटिन्यूस चुनाव हार रही है। और मैंने जो आपको 57 सीटें जो बताई, उसमें से 8 सीटें उदयपुर रीजन की हैं। अच्छा, जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी ने यहाँ पर क्या किया है कि इन पर सिर्फ चेंज जो किया है वो सिर्फ 8 सीटों पर चेंज किया है, जबकि रिपीट जो किए हैं वो 28 सीटों पर रिपीट किए हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो रिपीट किए गए हैं और कांग्रेस ने जहाँ वो चीज की है, जहाँ रिपीट की है, तो थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पर बीजेपी को हो सकता है इन 36 सीटों पर। अच्छा। और तीसरा ट्रेंड मैंने ऐसा निकाला कि 3 बार से कंटिन्यूस चुनाव जीता जा रहा है। अच्छा। ठीक है ना, तो कांग्रेस के पास में ऐसी पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ 5 सीटें ही हैं जो कंटिन्यूस 2008 में भी जीती, 2013 में भी जीती और 2018 में भी जीती। ठीक है ना, ऐसी 5 सीटें हैं। एक उदयपुर रीजन की है बागीदोरा, जहाँ से महेंद्र सिंह मालविया 3 बार से कंटिन्यूस चुनाव जीत रहे हैं। हाँ जी, बांसवाड़ा वाली। फिर उसके बाद में अशोक गहलोत जी की सीट है सरदारपुरा की, वो 3 बार कंटिन्यूस चुनाव जीत रहे हैं। बाड़मेर से मावाचंद जैन, वो मेवाराम जैन, सॉरी, वो 3 बार कंटिन्यूस चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद ये लक्ष्मणगढ़ की जो सीट है गोविंद सिंह टोडासा की, वो 3 बार कंटिन्यूस चुनाव जीत रहे हैं। भले प्रत्याशी बदले हों उसके अंदर, मगर कांग्रेस वो 3 बार से चुनाव जीत रही है। ऐसे झुंझुनू की है ओला जी की, वो 3 बार कंटिन्यूस चुनाव। मगर यहाँ एक बीजेपी की तरफ हम देखते हैं तो बीजेपी के पास में 200 सीटों में से करीबन 28 सीटें ऐसी हैं
जो लगातार चुनाव जीत रही हैं। अच्छा, वो लगातार 3 चुनाव जीत रही तीन है। तीन चुनाव जीत रहे हैं, 28 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि कांग्रेस के पास 5 ही हैं। तो यहाँ बीजेपी की ये सारी चीजें प्लस में दिखती हैं। तो यहाँ पर अगर अभी जो प्रत्याशी बना है इन सारी सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी ने 24 प्रत्याशी रिपीट किए हैं। अच्छा, और 4 चेंज किए। 4 चेंज किया, मतलब कि सब भरोसा उनके ऊपर ही रखा है जो फिर से। लगातार 3 बार जीते उन्हीं पे भाजपा ने भरोसा जताया। हाँ, मगर कांग्रेस ने इस गढ़ के अंदर सिर्फ 10 प्रत्याशी रिपीट किए हैं और 18 को चेंज किया है। अच्छा, 18 को चेंज किया है क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि ये सीट्स बड़ी मुश्किल से निकाला जा सकती है, इसी कारण उनको 18 जीते हैं। अगर ये ट्रेंड उस तरह का ही रहता है तो इससे बिल्कुल ये संकेत लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में उनको मुश्किल नहीं आएगी, बस ये ट्रेंड ऐसा का ऐसा होता है तो अच्छा, अगर बदलता है तो फिर थोड़ी मुश्किलें होगी। थोड़ी मुश्किलें होंगी। मगर यहाँ मेरे को लग रहा है कि ये ट्रेंड जो है वो 20 साल से एक जैसा चल रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, कुछ बदलाव होगा, मगर वो जो आंकड़ा होगा वो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की तरफ नहीं ले जाएगा। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये सब आंकड़े मिलाने के बाद में भी जो स्थितियां बन रही वो अभी कांग्रेस के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है वो। जी जी जी, मतलब कि आप देखिए कि दो चीजें बिल्कुल सामने दिख रही है। पहली चीज स्पष्ट बहुमत, उसमें बीजेपी आगे है। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो भी बीजेपी उसमें आगे है। अच्छा, इस बार कांग्रेस सरकार ने कई सारी योजनाएं जो दी बहुत ही अलग हटके, गारंटी जो 7 गारंटियां दी है। हालांकि आपने जैसे बताया कि पिछले चुनाव में भी बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार दे चुकी है या भाजपा दे चुकी है। तो आपके आंकलन में क्या लगता है कि ये जो योजनाएं जो दी है राजस्थान में, क्या इसका कुछ परिणाम निकलेगा इसका कुछ? देखिए कि राजस्थान में कहते हैं कि मतदाताओं के मत नहीं पड़ते हैं, एक जातीय मत पड़ता है। ठीक है ना, जो ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है जातिवाद का। आप देखिए कि पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जाति आधार पर ही अपना प्रत्याशी का चयन करती हैं। ठीक है ना, वो जाति को देखती हैं, उस हिसाब से वो देती हैं। तो पहली जो चीज है वो ये है कि जातिवाद राजस्थान में बहुत ज़्यादा है और जातिवाद का वोट पड़ता है। उसके बावजूद क्या होता है कि जो दूसरी जो चीज़ है वो पोलिंग परसेंटेज है कि जब प्रत्याशी ज़्यादा होते हैं और बागी ज़्यादा होते हैं या दूसरे दल हावी होते हैं तो वो दूसरा फैक्टर काम करता है। मतलब आपका कहना है कि चाहे योजनाएं कुछ भी हो जाए लेकिन राजस्थान के जो मतदाता हैं उनके लिए जाति प्राथमिकता है पहले। वो जाति तो है ही है, मगर इसके साथ में क्या होता है कि कोई भी योजनाएं आती हैं बेनिफिशियल हो चाहे नहीं हो, मगर जब चुनाव आते हैं तो वो दलों में कन्वर्ट हो जाती है। भाजपा वर्सेस कांग्रेस वो उसी चीज पे आते हैं, क्योंकि वोट डिसाइड होता है, वो वोट जो डिसाइड होता है वो योजनाओं के आधार पर नहीं होता है। अच्छा, एक ये जानना चाह रहा जो 57 सीटों का जो आपने आंकलन किया, एक बार कांग्रेस जीतती है एक बार भाजपा जीतती है, तो ये बड़ा सटीक आपने निकाला है। और क्या दलों जो राजनीतिक दल जो हैं ये खुद अपना एनालिसिस करवाते हैं, तो क्या इन तक ये बात नहीं जाती कि इनमें कुछ चीजें फेरबदल करना चाहिए जिस तरह का आंकलन आप जैसे लोग करते हैं? देखिए कि वो क्या करते हैं कि एक एनालिसिस या एक सर्वे जो करते हैं वो कुछ लिमिटेड लोगों में करते हैं। ठीक है ना, वो जाति समीकरण को देखते हैं, इस तरह के व्यू को देखते हैं और कुछ 20-25 आदमी या 200 आदमी 2000 आदमियों से कांटेक्ट करते हैं और उनके व्यूज को जानते हैं, उस आधारित होते हैं। सर्वे रिपोर्ट देते हैं, मगर पार्टियां उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी चयन नहीं कर पाती। वहां सबसे बड़ी गलती
हो जाती वही है। सबसे बड़ी गलती होती है कि जो सर्वे में नाम आता है वो एक तरफ रह जाता है, पैराशूट पैराशूट आ जाता नीचे उतर जाता है। है। जी, जी, जी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर कोई सर्वे एक अच्छी चीज़ बता रहा है, मगर उसको पार्टियां फॉलो अप नहीं करती हैं, और फॉलो अप करें या इस तरह के, देखिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं एक बार मुख्यमंत्री जी के साथ में 1 घंटे बैठा था, वो उदयपुर आए थे, तो मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई। तो मैंने उनको ये बोला था कि आप कम से कम 100 सवा 100 लोगों को शामिल चेंज कर दीजिए। चेंज कर दी, हाँ, उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी विधायक को चेंज किया तो वो एंटी वे में काम करेगा, और बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं, मगर कुछ जगह उन्होंने चेंज जरूर किया है, और कुछ जगह और करना था, वो उस चीज़ को मिस कर गए। मतलब ये कि सरकारें रिपीट हो सकती है, जो एनालिसिस अच्छे एनालिसिस होते हैं, अच्छे एनालिसिस करके अगर कैंडिडेट को उतारा जाए तो सरकारें रिपीट हो सकती है, लेकिन उनकी अपनी एक बाध्यताएं होती है, उन्हें बाध्यताओं के अंदर दबकर सरकारें रिपीट नहीं हो पाती है। देखिए कि कांग्रेस की आला कमान की मीटिंग में जो राहुल जी ने बोला था कि इनको टिकट नहीं देना है, उसके बावजूद भी उनको टिकट मिल गया। मिल गया, तो ये एक गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और यही कहीं न कहीं पे उनको दिक्कत पैदा करती है फिर देखिए वैसे। कि जो बड़े लीडर्स हैं, बात कुछ और करते हैं। बात अब ये मैं आपको बताता हूँ, रिवाज की बात आती है, ठीक है। हिमाचल में प्रियंका गांधी बोलती है रिवाज रिवाज रहता है, रिवाज बदलता नहीं है। अच्छा। और राजस्थान में आती हैं तो रिवाज बदलने की बात बोलती है। तो ये एक थोड़ा सा वो है, अपनी चीज पर कायम रहना चाहिए। और आजकल तो ग्लोबल दुनिया हो गई है, छोटी सी हो गई है, जो हिमाचल हो चाहे दिल्ली हो चाहे आसाम कलकत्ता की बातें भी आराम से एक दूसरे से शेयर की जा सकती है वैसे।